मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 9 विषय हिंदी गद्य का जो चौथा चैप्टर है सामने सपनों की याद, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सामने सपनों की याद जो हमारा पाठ है, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, जिनका जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार जिला नालंदा के गांव नवनही राजगीर में हुआ था। क्या 1945 में बिहार जिले के नालंदा गांव के नवनही राजगीर गांव में हुआ था। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों ही भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी डोला बीबी का मजार, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोंगा और एक नदी रेत भरी। तो बच्चों, जो अब आइए बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है सामने सपनों की याद। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको लेखक ने संस्मरण, ठीक है, प्रस्तुत, ये एक संस्मरण है जिसे लेखक ने डायरी शैली में लिखा है, ठीक है। तो और इसमें लेखक ने जो सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी हैं, उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख, ठीक है, वह अवसाद, उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और शोक को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये संस्मरण डायरी शैली में लिखा है। और ये जो है उन्होंने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। और यहाँ पर उन्होंने उनकी याद में उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला है। मतलब एक तरफ उन्होंने उनकी शव यात्रा का भी वर्णन किया है और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला है, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली जी का वर्णन करते हुए कहा है कि ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर, ठीक है, एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए। ठीक, पलायन करना मतलब होता है एक से दूसरी जगह पर चले जाना। पलायन कर गए, लेकिन उनका यह पलायन आखिरी था कि अगर हम एक से किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये उम्मीद रहती है कि हम कभी ना कभी वहां वापस आएंगे। चूंकि सालिम अली की मृत्यु हो गई है तो वो जो यहाँ से गए हैं तो ये उनका आखिरी पलायन है, मतलब वो अब लौट कर यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो प्रकृति की ठीक उस फिर जाबिर हुसैन जी कहते हैं वो प्रकृति में ठीक उसी तरह विलीन हो गए जैसे आखिरी गीत गाने के बाद पक्षी जो है वो मौत की गोद में जा बसा हो। कि मतलब वो इस तरीके से हमारे बीच से चले गए कि जैसे लगता है कि कोई पक्षी जिसने अपने जीवन का आखिरी गीत गाया हो और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। फिर कहते हैं सालिम अली का मानना था कि लोगों को पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहिए, ठीक है। फिर लेखक कहते हैं उनके प्रयास करने पर भी वह जीवित, कि अगर हम लाख प्रयास करें, अगर हम चाहें कि हम बहुत सारी कोशिश करें, हम अपने प्राण देकर अपने शरीर अपनी जान देकर सालिम अली को वापस लाना चाहें तो ये भी संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख प्रयत्न कर लें, लेकिन अब हम चाह कर भी सालिम अली जी को अपने बीच वापस नहीं ला सकते हैं। फिर यहाँ पे लेखक कहता है सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदि पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि हम इंसान जो हैं ये कभी पक्षियों की आवाज को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित, बहुत प्रसन्नचित, बहुत रोमांचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो सालिम अली थे वो हम लोगों से बिल्कुल अलग थे। वो पक्षियों की आवाज सुनकर बहुत रोमांचित हो जाते थे, मानो उनके अंदर एक नया जोश उत्पन्न हो जाता था, उनको एक नई प्रेरणा मिलती थी, ठीक है। फिर देखिए आगे कहते हैं लेखक कि सालिम अली जो है वो निरंतर यात्रा करते रहते थे, मतलब वो पक्षियों की खोज में हमेशा इधर से उधर जाते रहते थे, जिसके कारण उनका शरीर जो था वो बहुत ही दुर्बल हो गया था, ठीक है। उनका शरीर जो है वो बहुत ही दुर्बल हो गया था और बाद में उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। मतलब उनकी वो 100 की उम्र पहुंचने वाले थे, मतलब वो 100 वर्ष पहुंचने वाले थे, ज्यादा समय नहीं था उनको 100 वर्ष पूरा करने में, लेकिन हमेशा दूर दराज जाना, पक्षियों की खोज में इधर उधर भटकते रहना, और चूंकि उनको कैंसर जैसी बीमारी थी भयानक, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अपने अंतिम
कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी। उनका शरीर जो था वो बहुत ही दुर्बल और कमजोर था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी पक्षियों की ही खोज में, उनकी तलाश में जुटे रहते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए लेखक कहता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। फिर लेखक कहता है कि जिस तरीके से सालिम अली पक्षियों की देखभाल करते थे, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा उनके विषय में सोचते रहते थे, वैसा आज तक उन्हें कोई और नहीं मिला है। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। फिर कहते हैं लेखक कि सालिम अली का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो प्रकृति को के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति उनके प्रभाव में आ जाती थी। मतलब कि वो ऐसे थे कि हम उनको देख के स्वयं प्रभावित हो जाएं। वो हमें देख के चाहे प्रभावित हो या ना हो, हमारे गुणों को देखकर उनके अंदर कुछ कोई भी भावना उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन हम उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित जरूर हो जाते थे। ठीक है, फिर कहते हैं वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, और उन्होंने ये जो दुनिया बनाई थी अपने चारों तरफ, उन्होंने जो ये खोजबीन की थी, जो ये ओहदा पाया था, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, फिर कहते हैं इसके निर्माण में उनकी सहपाठी, स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत मदद की थी। और जो तहमीना, इनकी पत्नी का नाम तहमीना था, जिन्होंने स्कूल के दिनों में इनकी सहपाठी भी थी और इनकी पत्नी भी थी। ठीक है, तो मतलब इन्होंने अपनी सहपाठी तहमीना से ही शादी की थी। फिर अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। और फिर लेखक कहते हैं कि उस समय जब सालिम अली थे, तो उस समय तत्कालीन मतलब उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह, और तब सालिम अली ने उनसे केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि रेगिस्तानी हवाओं से केरल की साइलेंट वैली को क्या खतरा है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक उठे, और जिस तरीके से उन्होंने इन खतरों के विषय में बताया, उसने जो है चौधरी चरण सिंह को भावुक कर दिया। मतलब वो बहुत भावुक हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर लेखक कहता है कि अब वे दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो कौन है ऐसा जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। फिर लेखक कहता है कि अब ना तो सालिम अली हैं और ना ही चौधरी चरण सिंह हैं, जो एक नए भारत का संकल्प लिए थे अपने मन में कि हम एक नव भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा संकल्प लेने वाले वो दोनों ही व्यक्ति चौधरी चरण सिंह और सालिम अली अब दोनों ही हमारे बीच नहीं है। अब कौन है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों के विषय में सोचेगा, उनकी चिंता करेगा। तो इसके आगे बच्चों लेखक बताते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ अ स्पैरो। फिर कहते हैं मुझे याद आ गया डीएस लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फिर लेखक कहता है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम उन्होंने रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो कहते हैं कि इससे मुझे डीएच लॉरेंस की याद आ जाती है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जिनका नाम फ्रीडा था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फिर फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। फिर लेखक कहता है कि यदि फ्रीडा चाहती तो लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मेरे द्वारा लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव है, अर्थात मैं लॉरेंस के विषय में कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है।
फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस होता है, ये मालूम पड़ता है कि मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया मुझसे ज्यादा लॉरेंस के विषय में जानती होगी। मतलब मुझसे ज्यादा मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया जो है वो लॉरेंस के विषय में जानती होगी, फिर मुझसे भी ज्यादा जानती होगी। ठीक है, फिर वो सचमुच कितना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। वो कहती है कि वो बहुत ही जिंदा दिल, ठीक है, बहुत ही खुले खुले, मतलब छल कपट उनके अंदर नहीं था, वो बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व के इंसान थे, आदमी थे। और ये जाहिर है कि वो मेरे रग रग में समाये हुए हैं, लेकिन मेरे लिए उनके विषय में लिख पाना, शब्दों को किताबों पे पन्नों पे उकेर पाना, ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं चाह कर भी उनके विषय में कुछ लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है, मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। फिर फ्रीडा कहती है कि मुझे ये भरोसा है, मुझे ये यकीन है कि जो गौरैया मेरे छत पे बैठी थी वो लॉरेंस के बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। फिर कहते हैं आगे, देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक कहता है सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। फिर लेखक कहता है कि सालिम अली हमेशा जीवन पर्यंत पक्षियों की खोज में घूमते रहे और जब उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया, जब उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा हासिल कर ली, उसके बाद भी उनका विश्वास जरा सा भी नहीं डगमगाया। उनके अंदर ये अहम नहीं आया कि अब तो मुझे सक्सेस मिल गई, मैं सफल हो गया हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ क्षण भर के लिए भी उनके मन में नहीं आया। ठीक है, फिर वो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे और अंत में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समय था, समान था। फिर लेखक कहता है कि सालिम अली का जो प्राकृतिक अनुभव था ये पक्षियों के बारे में और प्रकृति के बारे में, जो ये अनुभव था ये अथाह सागर के समान था। मतलब उनके पास बहुत सारी जानकारियां थी, वो कोई छोटी सी नदी या कोई छोटे से टापू के समान नहीं था। उनकी जो जानकारी थी, उनका जो ज्ञान था इसके विषय में, वो सागर के समान बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। ठीक है, फिर उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे हैं कि सालिम अली अपनी यात्रा पर ना जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। क्योंकि सालिम अली जो थे वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षियों की खोजबीन में हमेशा यात्रा करते रहते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, ये करना उनका यही काम था। तो अब चूंकि वो नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो लोग उनको जानने वाले हैं मानो वो यही सोच रहे हैं, उनको यही लगता है कि सालिम अली किसी यात्रा पर गए हुए हैं और अभी लौट आएंगे। मतलब उनको, क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते थे, हमेशा पक्षियों की खोज में इधर उधर भटकना उनका काम ही था, तो भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको जो जानने वाले हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, वो ये कह ही नहीं सकते हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है। लोग यही सोचते हैं कि मानो वो कहीं किसी खोज पर गए हैं, किसी नई खोज पर गए हैं और शायद कभी न कभी लौट आएंगे। फिर देखिए लास्ट में लेखक क्या कहता है, सभी यही चाहते हैं कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाए और सब यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं सभी यही चाहते हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके शुभेच्छु हैं, जो जितने लोगों से उनका परिचय है, कि कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सालिम अली उनके पास लौट आए। तो बच्चों, ये जो आपने जो संस्मरण पढ़ा, इसमें लेखक ने जो इसका मुख्य पात्र है वो है सालिम अली, लेकिन इसके साथ साथ लेखक ने जावेद हुसैन जी ने D.H. लॉरेंस, फ्रीडा और सालिम अली की जो पत्नी थी तहमीना और चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया है। ठीक है, और उन्होंने केरल की सालिम पहली के विषय में भी बताया है और जो सालिम अली की आत्मकथा थी उसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, तो हमारा जो पाठ था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हमारा अगला पाठ है उसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।